नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पुनः सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली पिछली कक्षा में आहड़, बालाथल, गिलुंड इत्यादि सभ्यताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में गणेश्वर, सुनारी और विराट की सभ्यताएं पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं गणेश्वर सभ्यता पे। यहाँ चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे यह है वर्तमान में राजस्थान के नीमका थाना जिला में अवस्थित है। यह काटली नदी पे स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल जी ने 1977 ईस्वी में की थी और इसका उत्खनन कार्य विजय कुमार जी ने 1978-79 में किया था, जिन्हें यहाँ पे उत्खनन में अधिकतर तांबे की वस्तुएं मिली, तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा गया है। ठीक है। और इसका जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर इसका कालक्रम बताएं तो अपन बताएंगे कि इन्होंने ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व के लगभग की है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ मर्दमाने भी मिले हैं, कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता। तो सबसे पहले अपन बता देंगे कि ये कौन से जिले में अवस्थित है, तो नीमका थाना में। नीमका थाना में जिले में पहले सीकर जिले में थी, अब नए जो जिले बने उसके अनुसार ये नीमका थाना में आ गई। ठीक है। और कौन सी नदी पे है, तो कातली नदी। ये कातली नदी यहीं से स्टार्ट होती है, गणेश्वर से स्टार्ट होती है और बहती हुई झुंझुनू सीकर में बहती हुई चूरू की सीमा पे जाके समाप्त हो जाती है कातली नदी। ठीक है। अच्छा, इसके उत्खननकर्ता उत्खननकर्ता की बात करें अपन, सॉरी पहले खोजकर्ता बता देते हैं। खोजकर्ता खोजकर्ता ये खोजकर्ता है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल। 1977 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है। कैसे हो गया? अच्छा चलो दोबारा कर देते हैं, बैक हो गया, कैसे हो गया, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। गणेश्वर, ठीक है, कहाँ है? नीमका थाना में। कौन सी नदी पे है? काटली नदी। काटली नदी। इसके खोजकर्ता 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। ठीक है। ये इन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की 1977 ईस्वी में। ठीक है। एक बात ये सबसे ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर वस्तुएं जो भी मिलेंगी वो सारी तांबे से युक्त मिलेंगी। ठीक है। तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। अच्छा, इसका उत्खनन कार्य विजय कुमार जी ने किया। इसी क्रम में जैसे खोज हुई उसके बाद इसका उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन करता विजय कुमार ने 1978-79 में किया था। उत्खनन कार्य किया तो उनको बहुत सी तांबे की वस्तुएं मिली, जैसे लगभग 2000 ताम्र उपकरण मिले। उनमें जो वस्तुएं मिली उनमें जो लगभग 90% जो वस्तुएं बनी हुई थी वो तब पूर्णतः तांबे की बनी हुई थी। तो इसलिए इसको विजय कुमार जी ने ही ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता है या किसको कहा जाता है, तो गणेश्वर को कहा जाता है। और किसने कहा है?
विजय कुमार जी ने कहा है। ठीक है, ये बात होगी। ठीक है, फिर इसका काल बताएं अपन। इसका काल है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व के आसपास, पूर्व के आसपास। ठीक है, ये जो सभ्यता है, ये जो जो यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, ये पूर्व हड़प्पा कालीन भी मिलते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये हड़प्पा से पहले की सभ्यता थी। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जा सकता है इसको। जो यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार ये पूर्व हड़प्पा कालीन थी या हड़प्पा से पहले की सभ्यता थी। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है इसके लिए। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, जैसे ये जिम का थाना जिले में स्थित है, काटली नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल जी ने की थी और इसका उत्खनन कार्य 1978-79 में विजय कुमार जी ने किया है। ठीक है, और इसका कार्यक्रम अपना बताते हैं तो 2800 ईसा पूर्व के आसपास की है। ठीक है, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ये तो हो गया इसका परिचय। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिला है, क्या क्या अवशेष मिले हैं, इसकी चर्चा करते हैं अपन। तो जैसे यही कर देते हैं। क्या क्या मिला है, जैसे एक तो लगभग 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं, जिनमें पूर्णतः 90% से ज्यादा तांबे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरे यहाँ पे काले व नीले रंग के मर्दबांड मिले हैं, जिनको कपीश्वरणी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मकान मिले हैं वो पत्थरों से निर्मित हैं। ठीक है, जिनमें ईंटों का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। तो जैसे 2000 के लगभग, 2000 के लगभग ताम्र उपकरण मिले, ताम्र उपकरण। ठीक है, प्राप्त हुए, जिनमें 90% तक तांबा है, पूर्ण तांबा है, शुद्ध तांबे से बने हुए हैं, मतलब ये 90% इसमें तांबा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पे मर्दमांड। जो काले व नीले रंग के, काले व नीले रंग के हैं, तो इनको कपीस्वर्णी कहा गया है। ये पूछ सकते हैं कपीस्वर्णी मर्दमांड कहाँ मिले हैं। कपीस्वर्णी मर्दमांड, कपीस्वर्णी मर्दमांड कहाँ मिले, गणेश्वर में मिले। और कैसे होते हैं, काले और नीले रंग के होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपन बात करें कि आगे मकान कैसे थे। ठीक है, तो यहाँ के मकानों में मुख्यतः पत्थरों का प्रयोग किया गया है, पत्थरों का प्रयोग। दूसरी बात कहें तो ईंट का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग नहीं। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि निम्न में से इस सभ्यता की विशेषताएं बताइए, या इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो अपन ये बता सकते हैं कि सिर्फ केवल यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, और क्या क्या मिला है इसके बाद बात करें तो जैसे ये ताम्रयुगीन कहते हैं, तो सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन ही हो रहा था। और यहाँ पे जो भी वस्तुएं मिले हैं उनमें अपने को तांबा ही देखने को मिल रहा है। तो अपने ये कहते हैं कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में गणेश्वर के पास एक स्थित है खेतड़ी, खेतड़ी नगर, ये वर्तमान में भी है, अभी भी यहाँ पे तांबे का उत्खनन होता है ना। खेतड़ी से तांबे का आयात होता था, तांबे का आयात होता था, यहीं से मंगवाते थे। संपूर्ण आर्ट सभ्यता में अंदाजा लगाया जाता है कि खेतड़ी से ही आयात कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और मिला है, यहाँ से एक चीज और मिली है, एक पिन मिली है।
एक दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन मिली है, दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन ये मिली है। ठीक है, अच्छा, ये मिली। और एक मुख्य चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहाँ पे नदी के किनारे थी और पत्थरों का ज्यादा था, तो एक यहाँ पे पुल या बांध के साक्ष्य मिले, पुल या बांध के साक्ष्य मिले हैं, जो कि पत्थरों से निर्मित था, पत्थरों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित, ये हो गया। सब क्या बात होगी, मेन बात होगी, पुल व बांध के साक्ष्य मिल गए हैं। ठीक है, ये एक अलग बात है, सबसे पहले यही साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अपने को उसके बाद अपन, अच्छा, ये नदी के किनारे था तो यहाँ पे मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है, मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं होगी, है ना, क्या क्या मिला, जैसे मकानों में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, पत्थर के बांध या पुल का साक्ष्य मिल रहा है, मछली पकड़ने के कांटे मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे काले और नीले रंग के मर्दबाण मिले हैं, जिनको कपिश्वरणी कहा जाता है, और लगभग 2000 के समथिंग ताम्र उपकरण मिले हैं, जिनमें 90% के आसपास तांबा था। ठीक है, ये इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं थी। इन सारी विशेषताओं को देखते हुए इसको गणेश्वर को, है ना, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, पुष्कर। ठीक है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम से, ये विशेष बात है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो गणेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो अपने शॉर्ट सी एक गणेश्वर सभ्यता थी। इसी के साथ एक अगली सभ्यता है सुनारी, जो इससे लगती हुई है, इसी नदी के किनारे अवस्थित है, काटली नदी के किनारे। तो साथ के साथ अपन उसी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो ये भी नीम का थाना जिले की खेतड़ी तहसील में अवस्थित है। ठीक है, और ये भी काटली नदी के किनारे है। अच्छा, वो ताम्रयुगीन थी, या ताम्रयुगीन सभ्यता थी गणेश्वर, और ये लोहयुगीन है। ये इन दोनों के बीच मुख्यतः अंतर है। ठीक है, यहाँ से अपने को जैसे वहां पे तांबे से रिलेटेड चीजें मिल गई थी, तो यहाँ पे सारी लोहे से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। और सबसे पुराने जैसे लोहे गलाने के साक्ष्य मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि देश में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है इसके पास। इसके अलावा यहाँ की नदी के किनारे होने के कारण ये उपजाऊ जमीन थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे चावल के उत्पादन के भी साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य भी मिल जाते हैं, कुछ शंख की चूड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, कुछ माता देवी की मूर्तियाँ वगैरह ऐसे मिलते हैं, और कुछ कुषाणकालीन मर्द भी मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ये है। तो अपने इस पे थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, तो ये आ भी जाएगा आपसे। तो जैसे एक तो पहली बात तो ये नीम का थाना में, जिले में ही है। ठीक है, नीम का थाना। ठीक है, और तहसील की बात करें तो खेतड़ी तहसील है, खेतड़ी तहसील। ठीक है, नदी वही रहेगी, कातली नदी, कातली नदी। ठीक है, ये तो इसका परिचय हो गया। ठीक है, और बात करें अपन इसके कि भाई इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो जैसे विशेषताएं बता देते हैं। इनकी बहुत कम थोड़ी थोड़ी विशेषताएं, लेकिन इनसे फैक्ट टू फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अभी हाल ही में कॉलेज लेक्चरर में हिस्ट्री सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आया है कि लोहे गलाने की भट्टियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। इसी से है, सुनारी से है, अभी हाल ही में हुई एग्जाम में, उसमें भी क्वेश्चन है। तो जैसे फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा हुआ हो, और मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना शॉर्ट स्वीट हो सकता है उतना आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज इट इज आपको एग्जाम में मिल जाए।
तो एक दो बार अपने पढ़े हुए होते हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है तो हम आसानी से उसके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं बताएं तो जैसे सबसे मुख्य विशेषता है तो इसका लोहा गलाने के साक्ष्य। साक्ष्य लोहा कहाँ गलाया जाएगा? भट्टियों में गलाया जाएगा। तो ये बता देंगे कि लोहा बनाने की भट्टियां मिली है ना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं अपन, लोहा बनाने की भट्टियां। भट्टियां भी मिली हैं, लोहा बनाने की भट्टियां भी मिली हैं। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। इसके अलावा दूसरी इसकी विशेषताओं की बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि देश में लोहे गलाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? लोहे गलाने के प्राचीनतम साक्ष्य साक्ष्य कहाँ? कभी अपन के इसका नाम बता देंगे, सोनाली। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, अभी हाल ही में आया है कॉलेज लेक्चरर में, तो और भी दूसरे एग्जाम्स में आ सकता है, चाहे आरपीएससी का हो चाहे अग्निश बोर्ड का हो, आ सकता है। ठीक है, अच्छा और क्या मिलेंगे साक्ष्य? जैसे चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले, चावल उत्पादन। इसके अलावा घोड़े के साक्ष्य मिले, घोड़ा शायद पालतू जानवर होगा, है ना, घोड़े के साक्ष्य पाल रहे होंगे, उसको घर में रख रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा शंख की चूड़ियां मिली हैं। शंख की चूड़ियां, ये भी एक अलग बात है। ठीक है, ये ये मिले, शंख की चूड़ियां मिली। ठीक है, ये एक अलग बात होगी। और इसके अलावा इससे मातृ देवी की, किसी देवी की है ना, मातृ देवी की, मातृ देवी की मरण मूर्ति मिली है, या मिट्टी मिट्टी की मरण मूर्ति मूर्ति मिली है। ठीक है, ये तो हो गए प्राचीन साक्ष्य। और इसके बाद इसी क्रम में इनके लास्ट में एक चीज और मिलती है इनके यहाँ पे, कुषाणकालीन सिक्के। कुषाणकालीन सिक्के, ये चीज मिली। तो इसकी अपन वापस चर्चा करें तो जैसे हमारी, सॉरी सिक्के नहीं, मर्दबांड, मर्दबांड मिले, मर्दबांड मिले, क्या नहीं, मर्दबांड, मर्दबांड मिले। तो क्या बताएंगे अपन, सुनारी घाटली नदी के किनारे अवस्थित है और नीमका थाना के घेतरी तहसील में है। ठीक है, यहाँ पे ये प्राचीन लौहयुगीन सभ्यता है जिसमें लोग लाने के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि देश के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। उसके अलावा यहाँ पे घोड़े के या चावल उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, शंख की चूड़ियां मिली हैं और माता देवी की मूर्ति मिली है, और उसके अलावा कुषाणकालीन मर्दबांड मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सुनारी। इसके बाद अपनी एक अगली सभ्यता है बेराट। ठीक है, इसका दूसरा नाम विराट नगर, विराट है, विराट। बेराट की बात करें तो पहले ये जयपुर जिले में अवस्थित था, लेकिन अब जब नए जिले बने हैं तो उसके बाद ये कोटपुतली बहरौल जिले में चला गया है। ठीक है, ये भी क्या लो युगीन स्थल है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। उन्होंने यहाँ पे खोज की तो उन्हें एक बिजक डूंगरी मिली, एक डूंगरी मिली जिसपे उसने सबसे पहले अशोक का एक भाबरू अभिलेख मिला, जिसमें भाबरू अभिलेख के अंदर उसके बुद्ध धम्म संघ इनकी जानकारी मिली। ठीक है, ठीक है, और उससे ये भी साक्ष्य मिले कि जो मौर्य शासक अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है,
सबसे पहले जैसे 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोज कर ली, फिर उसी के क्रम में चलते हुए 1871-72 में डॉक्टर कार्लाइल उन्होंने इसी स्थल का पुनः निरीक्षण किया। तो उन्होंने भी एक डूंगरी मिली, जिसे भीमसेन डूंगरी कहते हैं या भीम डूंगरी कहते हैं, वो मिली। वहां पे उनको भी एक अशोक का दूसरा अभिलेख मिल गया। ठीक है। फिर इसी क्रम में चलते चलते 1910 में आरजी भंडारकर जी आए, उन्होंने भी यहाँ पे खोज कार्य किया। ठीक है। ऐसे ये सारे खोज करते रहे। ठीक है। बेराट के बारे में जो खोज की, जो साक्ष्य मिले, उससे पता चला कि ये प्राचीन प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी भी थी। ठीक है, जिसे बेराट या विराटनगर कहा जाता था। फिर उसी क्रम में ये सारी खोजें होती रही, तो 1936-37 में दयाराम साहनी जी उन्होंने यहाँ पे उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। तो उन्होंने उनको यहाँ पे 4 डूंगरियाँ मिली या पहाड़ियाँ मिली, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ, तो जिसमें बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव डूंगरी, ऐसे 4 ये डूंगरियाँ मिली जहाँ पे उन्होंने उत्खनन कार्य किया। तो वहाँ पे उत्खनन कार्य में उन्हें बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले। साक्ष्य में जैसे उनको बौद्ध स्तूप मिल गया, बौद्ध मठ मिल गया, और जो साक्ष्य मिले, जो बौद्ध मठ मिले, उनमें ये पता लगा कि ये हीनयान शाखा से संबंधित थे। ठीक है। उन्होंने उत्खनन कार्य किया। उसी क्रम में फिर उनके और सहयोगी रहे, जैसे नीलरतन बनर्जी हो गए, कैलाशनाथ दीक्षित जी हो गए, ये इन्होंने भी इसमें उत्खनन कार्य में उनका सहयोग किया। कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से उत्खननकर्ता इस सभ्यता से संबंधित है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। जैसे दयाराम साहनी जी हो गए, नीलरतन बनर्जी जी हो गए, और कैलाशनाथ दीक्षित जी, ये इसके उत्खनन कार्य से हैं। और खोजकर्ता पूछे तो सबसे पहले अपन बता देंगे कैप्टन बर्ट है, उसके बाद कार्लाइल जी हैं, और फिर आरजी भंडारकर है ना, ये ऐसे अपन बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सी चीजें मिली हैं, तो थोड़ा सा एक बार परिचय के अपन में इस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसे बैराट, तो इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये है कोटपुतली बहराइच जिले में। कोटपुतली बहराइच जिले में। ठीक है। और नदी की बात करते हैं तो बाणगंगा नदी में। कौन सी नदी पे? बाणगंगा नदी पे। ठीक है। इसकी खासियत क्या है? ये कई स्थलों से संबंधित रही है। जैसे विराटनगर की पहले बताता हूँ आपको। जैसे ये साक्ष्य प्राचीन लोयुगीन प्राचीन साक्ष्य मिल गए सभ्यताओं के। ठीक है। उसके बाद अपन जैसे लोयुगीन साक्ष्य मिले, तो कई कालों से संबंधित रही है जैसे। ठीक है। फिर ये बुद्ध से संबंधित हो जाएगी, फिर मौर्य काल से संबंधित हो जाएगी, और फिर ये मुगल काल, सॉरी, मुगल काल से हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रह गया महाभारत। महाभारत काल से भी रिलेटेड है। इन इन चीजों से ये विराट रिलेटेड है, तो ये फेमस है। सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है कि इनमें जैसे लोग मिल गए, बुद्ध के साक्ष्य, बुद्धकालीन साक्ष्य मिल गए, और महाभारत के साक्ष्य मिल जाते हैं, और फिर मौर्य काल से भी जोड़ सकते हैं, और मुगल काल से भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी सबसे पहले खोज किसने की। तो एक महोदय हुए कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट। ठीक है। जिसने 1837 में इसकी खोज की। ठीक है। सबसे पहले इसने, कैप्टन बर्ट जी ने 1837 में इसकी खोज की। खोज में उन्हें बिजक डूंगरी मिली। कौन सी मिली? बिजक डूंगरी। कई बार पूछ भी सकते हैं कि कौन से बिजक डूंगरी की खोज किसने की, तो अपन बता देंगे कैप्टन बर्ट जी ने की। कब की? 1837 ईस्वी में। अच्छा, इस बिजक डूंगरी पे क्या मिला है? भाब्रू अभिलेख मिला है। भाब्रू अभिलेख। ये किससे रिलेटेड है? अशोक से। अशोक मौर्य या अशोक महान, जो भी आप, या अशोक से ही समझ जाओ तो वो ठीक है। ठीक है। जो अभिलेख मिला उसमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं इसके? बुद्ध धम्म संघ के इत्यादि की बेसिक सबसे पहली जानकारी है ना, जिसमें कौन सा है? इस बाबरू अभिलेख में। बाबरू अभिलेख में बुद्ध धम्म
और संघ, इन तीनों की, जिसको अपन त्रिरत्न भी कहते हैं, कि सबसे पहले प्रारंभिक जानकारी अपने को यहीं से मिलती है। कहां से मिलती है? विराट के बिजक डूंगरी पे अवस्थित भाबरू अभिलेख से। ठीक है, ये तो कैप्टन बट जी आगे। उसके बाद इसी क्रम में खोज कर रहे थे 1871-72 में डॉक्टर कार्लाइल जी। अगले आते हैं कार्लाइल जी। इनने 1871-72 में इसके पुनर्निरीक्षण किया, पुनर्निरीक्षण करने के लिए आए। ठीक है, पुनर्निरीक्षण करने आए तो इन्हें भी एक डूंगरी मिल गई। ठीक है, इन्हें कौन सी डूंगरी मिली? भीमसेन डूंगरी मिली। इन्हें मिल गई भीमसेन डूंगरी। कैप्टन बर्ट जी को तो मिली बिजक डूंगरी और इन्हें मिल गई भीमसेन डूंगरी। तो इस पे भी अशोक का एक अभिलेख उल्लेखित था। ठीक है, अशोक का दूसरा अभिलेख, दूसरा अभिलेख मिलेगा। ठीक है, तो बिजक डूंगरी से भी अशोक का बाबरू अभिलेख मिलता है और इससे उनको दूसरा अभिलेख मिलता है। फिर इसी क्रम में इन्होंने पुनरीक्षण कर दिया था। फिर एक 1910 ईस्वी में आरजी भंडारकर, भंडारकर महोदय आते हैं। उन्होंने भी इसके रिलेटेड खोज ही की आगे तक कि भाई और कुछ नया मिल जाए। ये चलते रहे। इन खोज में उनको क्या मिला? जो यहाँ पे जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्य से बताया गया कि ये जो बैराट है, विराट नगर है या बैराट है, बैराट प्राचीन मत्स्य जनपद, जनपद की राजधानी रहा है, राजधानी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि विराट कौन सा जनपद की राजधानी थी, तो अपन बता देंगे मत्स्य जनपद की राजधानी। कुल 16 मत्स्य सॉरी महाजनपद रहे हैं, जिनमें से एक मत्स्य जनपद भी रहा है। ठीक है, तो इसकी राजधानी विराट नगर या बैराट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके साथ पास आ सकता है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इसको अपने इतनी अब तक यहाँ तक ये बात बता दी। ये तो थे खोज के बाद, खोज की बातें की उन्होंने, कोई किस किसने क्या क्या खोज कर रहे थे या फिर उसके बारे में क्या क्या जानकारी एकत्रित कर रहे थे। अब इतनी सारी जानकारी हो गई, ये हो गया। तो उसके बाद दयाराम साहनी जी आए 1936-37 में। उन्होंने यहाँ पे यहाँ की जो खोजों को देख के उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। उत्खनन प्रारंभ किया तो उन्हें 4 डूंगरिया पे उन्होंने उत्खनन कार्य अपना प्रारंभ किया। जैसे पहली बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, फिर मोती डूंगरी और महादेव डूंगरी, उन पे उन्होंने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नए पेश कर लेते हैं अपन। फिर आते हैं दयाराम साहनी जी। ये प्रथम उत्खननकर्ता कह सकते हो आप इसको, दयाराम साहनी। ठीक है, ये उत्खननकर्ता, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लें कि भाई कौन था इसके उत्खननकर्ता, कौन है विराट के, तो ये बता देंगे आप। ठीक है, और इसका सहयोग करने वाले दूसरे सहयोगी भी साथ के साथ ही लिख देता हूँ मैं। तो एक तो नील रत्न बनर्जी, दूसरे हैं कैलाशनाथ, कैलाशनाथ जी दीक्षित। ये दो और हो गए है ना, या अन्य में भी, जो भी। ठीक है, ये उत्खननकर्ता हो गए। अच्छा, ये दयाराम साहनी जी, इनको क्या क्या मिला यहाँ पे, ये सबसे मेन बात है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि 4 डूंगरियां मिली। जैसे पहले बिजक डूंगरी,
या फिर यहाँ कहाँ पे उत्खनन कार्य किया इन्होंने, कोई बीजक डूंगरी बता देंगे आप। दूसरी भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, और एक और है, महादेव डूंगरी। इन चार डोंगरियों का या पहाड़ियों का उन्होंने उत्खनन कार्य किया। किसने किया? दयाराम साहनी जी ने। अच्छा, उत्खनन कार्य कर रहे थे तो इनको, जैसे बिजक डूंगरी है पहली, बिजक डूंगरी, इससे रिलेटेड अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार की गई। कैप्टन बर्ड को कौन सी डूंगरी मिली, तो उनको भी यही मिली थी, बिजक डूंगरी मिली थी। और सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने किया, तो दयाराम साहनी जी ने किया। तो इसमें क्या मिलते हैं उनको? सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे? बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। और साक्ष्य में क्या क्या मिल रहा है? एक बौद्ध मठ मिल रहा है, एक स्तूप मिल रहा है, ठीक है। ये चीजें मिल रही हैं, और भी उनसे जुड़ी हुई चीजें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मिलती हैं। अच्छा, ये जो बौद्ध मठ मिला है, ये इसकी खासियत क्या है कि ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। हीनयान संप्रदाय, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हीनयान संप्रदाय का से संबंधित मठ कहाँ पे मिलता है, तो अपन बताएंगे कि बैराठ में मिलता है। और बैराठ में भी कहाँ मिलता है? बिजक डूंगरी पे मिलता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसकी बात, ठीक है। ये हो गई इसकी बिजक डूंगरी की बात। अब अपन बात करें आगे कि यहाँ और क्या क्या मिल रहा है ना। उत्खनन हो ही गया, तो अब क्या क्या मिल रहा है। सबसे मेन बात ये है कि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या मिल रही है। तो जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं, लगभग 8 मिले, 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। उसके अलावा 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं, 28, जिसमें से तो जिससे अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेराट पे यूनानियों का प्रभाव था या यूनानियों का शासन था। और जो 28 मुद्राएं मिली हैं उनमें से 16 तो केवल मिनांडर मिनांडर की हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे सबसे प्राचीन, सॉरी, मंदिर के सबसे प्राचीन साक्ष्य यही मिले हैं। तो उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि यहाँ पे पूजा के पात्र मिले हैं, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन मंदिर यही रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा तांबे व लोहे की कलाकृतियां मिली हैं, ऐसा ये चीजें कुछ मिली हैं। तो जैसे एक बार यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। एक तो 8 चांदी के पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के, एक तो ये हो गया। दूसरे अपन बात करें तो 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं, इंडो ग्रीक मुद्राएं। ये आपसे कभी पूछा भी गया होगा, पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है कि इंडो ग्रीक मुद्राएं कहाँ से मिलती हैं। तो एक दो बार एग्जाम्स में आया तो अपन बताएंगे कि बेरार से मिलती हैं। कितनी है इनकी संख्या? 28, जिनमें से 16 केवल मीनांडर की हैं, मीनांडर, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से शासक की मिली है, तो अपन बता देंगे मीनांडर की मिली है, ठीक है। इंडो ग्रीक शासक मीनांडर की 16 मुद्राएं मिली हैं, ये अच्छी बात होगी, ठीक है। अच्छा, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, इतनी एक साथ इतनी मुद्राएं मिलती है, उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैराठ पर यूनानियों का शासन था, शासन रहा होगा, ठीक है। ये अपन इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिला, तो बात करें जैसे और नई चीज क्या मिली है, तो तांबे व लोहे की कलाकृतियां मिली,
ला करके यहाँ मिली। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी कि यहाँ पे प्राचीन शैल चित्रालय के साक्ष्य मिले हैं, तो इसको प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। ये इसकी बहुत एक अलग विशेषता है कि यहाँ पे शैल चित्रों के साक्ष्य मिले प्राचीन काल के। ठीक है, तो ये भी मैं यही मेंशन कर देता हूँ। प्राचीन शैल चित्र के साक्ष्य मिले तो इसको शैल चित्रों की चित्रशाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शैल चित्रों की चित्रशाला। ठीक है, ये भी इसको कह देते हैं। ये पूछ सकते हैं कि प्राचीन युग की चित्रशाला या शैल चित्रों की, या फिर ये भी लिखा सकता है कि प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है, तो अपन बता देंगे कहा जाता है बैराट को कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पे क्या क्या मिला है इससे संबंधित बातें। इसके बाद महान प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग 634 ईस्वी में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो उनको 8 बौद्ध मठ मिलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे उस समय जब वो आते हैं यात्रा पे तो कहते हैं यहाँ पे 8 बौद्ध मठ मठ स्थापित हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक मंदिर, सॉरी, छतरी में एक शिलालेख भी मिला है जिसमें सती के बारे में उल्लेख किया गया है, जो लगभग 1686 ईस्वी का है। उसके अलावा मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे महाभारत से संबंधित साक्ष्य मिल गए। उसके अलावा जयपुर के एक शासक रहे हुए हैं सवाई राम सिंह जी, उनको एक यहाँ पे स्वर्ण मंजूषा मिली है। ये एक अच्छी बात है, स्वर्ण मंजूषा मिली है जिसमें बुद्ध की अस्थियां रखी हुई थी। ठीक है, ये होगी। और ये एक और बातें होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक संख लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं जो कि ब्राह्मी लिपि लिपि के जैसी थी, और जिसके जो अक्षर होते थे वो संख का आकार लेके रहते थे, तो उसको संख लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बनकर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, क्या मिला है और, है ना? तो इस पे चर्चा कर रहे थे। तो एक तो हैंसांग जी आते हैं। हैंसांग कौन है? चीनी यात्री। सांग चीनी यात्री कब आते हैं? 634 ईस्वी में। ठीक है, हर्ष के समय आए थे, तो हर्षकालीन है ये। तो एक आपसे काल भी पूछा, बता सकते हैं, तो हर्षकालीन है। और 634 ईस्वी में कहाँ आते हैं? यहाँ पे विराट नगर या विराट में, नगर या विराट में। क्या बताते हैं यहाँ के बारे में? स्पेशल बात बताते हैं वो कि यहाँ पे 8 बौद्ध मठ थे, इसकी चर्चा करते हैं वो। 8 बौद्ध मठ थे, इसकी चर्चा करते हैं। तो पूछ भी सकते हैं कि आपसे कि हेनियान ने, सॉरी, हेनसांग ने कितने मठ बताए हैं विराट में तत्कालीन कितने मठ होने की बात कही है, तो 8 मठ होने की बात कहते हैं। उसके अलावा नहीं बात, जयपुर के एक शासक हुए हैं। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह जी। राम सिंह कौन है? सवाई राम सिंह जी। उनको एक स्वर्ण मंजूषा मिली है।
जयपुर के शासक सवाई राम सिंह जी। एक स्वर्ण मंजूषा मिली है, ठीक है। पेटी का स्वर्ण पेटी मिली है जिसमें कुछ स्वर्ण मंजूषा मिली है, जिसमें क्या है, बुद्ध के साक्ष्य मिले। स्वर्ण मंजूषा मिली है जिसमें बुद्ध की अस्थियां की अस्थियां, ठीक है। राम सिंह जी को एक स्वर्ण मंजूषा मिली है जिसमें बुद्ध की अस्थियां रखी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। बुद्ध की अस्थियां मिल गई। उसके अलावा एक छतरी की छतरी से सती का शिलालेख भी मिलता है। सती का शिलालेख भी मिलता है लगभग 1686 ईस्वी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पे शंख लिपि, शंख लिपि, ये शंख लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि की तरह होती है ना। शंख लिपि के साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि राजस्थान में शंख लिपि के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो अपन बता देंगे कि बैराठ में मिलते हैं। और ये कैसी होती है, जिसके जो अक्षर होते हैं वो लास्ट में शंख की आकृति का आकार लेते हैं और ब्राह्मी लिपि के जैसे ही इसको लिखा जाता है, ठीक है। ये बातें हो गई। इसके अलावा ये जो बैराठ है, ये मुगल काल में यहाँ पे टकसाल स्थापित की गई थी। टकसाल यानी कि जहाँ पे सिक्के डालने का काम किया जाता था, ठीक है। तो एक तो मुगलकालीन टकसाल थी यहाँ पे, मुगलकालीन टकसाल। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि मुगलकालीन टकसाल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो अपन बता देंगे बैराठ में, ठीक है। मुगलकालीन टकसाल हो गई। अच्छा, इस टकसाल में किस किस के सिक्के मिले, ये भी बता देते हैं अपन साथ के साथ। तो एक तो अकबर के और एक जहांगीर, इन दोनों के सिक्के मिलते हैं यहाँ पे। अकबर और जहांगीर के सिक्के कहाँ डाले जाते थे, इस विराट या विराटनगर की टकसाल में इनको डाला जाता था। इसके अलावा अकबर द्वारा एक यहाँ पे दरवाजा भी बनवाया गया, ठीक है। ये हो गया। ये मोटी मोटी बातें हो गई विराट के बारे में। तो जैसे मैं एक बार दोबारा आपको बताऊं, जैसे ये लौह युगीन सभ्यता है, इसकी सबसे पहले खोज कैप्टन बर्ट ने की थी 1837 में, ठीक है। कोटपुतली बैरोड जिले में स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे वो स्थित है, ठीक है। कैप्टन बर्ट जी ने यहाँ पे विजय डूंगरी की खोज की थी, जिसमें बाबरू अभिलेख मिला था। उसके बाद 1871-72 में डॉक्टर कार्लाइल जी आए, उन्होंने भीम की डूंगरी की खोज की, उसमें भी अशोक का अभिलेख मिला। उसके बाद आरजी भंडारकर जी ने यहाँ पे खोज की, और उसके बाद दयाराम साहनी जी आए, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। वो उत्खनन कार्य में उन्हें चार डूंगरी पर उत्खनन कार्य किया, जैसे भीम डूंगरी, विजय डूंगरी, मोती डूंगरी और महादेव डूंगरी, उस पर उत्खनन कार्य किया। उसके सहयोगी रहे हैं कैलाशनाथ दीक्षित जी और नीलरत्न बनर्जी, वो उनके सहयोगी रहे। उसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिल गए। बौद्ध जो बिजक डूंगरी थी उसमें तो बौद्ध धर्म और संघ तीनों के साक्ष्य मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंडो ग्रीक शासकों के वो 28 सिक्के मिल गए, 8 5 पंचमारक चांदी के सिक्के मिल गए, ठीक है। हैंसांग के यहाँ पे आने का साक्ष्य मिले अपने को, और महाभारत के साक्ष्य मिल जाते हैं, प्राचीन शैल चित्रों के साक्ष्य मिल जाते हैं, है ना। ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। और एक जयपुर के शासक सवाई राम सिंह जी को स्वर्ण मंजूषा मिलती है, जिसमें बौद्ध की अस्थियां मिलती हैं। ये ऐसे ऐसे इसकी मुख्य बातें थी। और इसके अलावा अकबर के और जहांगीर के सिक्के मिलते हैं, और ये भी साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पे मुगल काल के टकसाल थे। तो ये अपन ने यहाँ पे इन तीनों सभ्यताओं के बारे में जो मुख्य मुख्य चीजें थी उनके बारे में अपन ने यहाँ पे चर्चा की। उसके बाद जो और बची हुई सभ्यताएं हैं उसके बारे में अपन कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। इसके बाद ये सभ्यताएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद इस पे एक
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी एक क्लास ली जाएगी, जिसमें पहले पिछली कक्षा में आए हुए क्वेश्चंस या फिर और भी जो नई दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा की जाएगी। थैंक यू।